आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, मॉडर्न फिज़िक्स BS का। और आज हमने वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स जो है उसका वेव फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करना था। कल मैंने आपको जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था उसको कैलकुलेट करके दिखाया था, ठीक है। और वो एनर्जी हमारे पास कितनी निकली थी? वो n² s² 8ml² के बराबर आई थी। और हमें ये पता चला था कि जो एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल है किसी बॉक्स के अंदर वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, ठीक है। तो आज हमने जो है वो वेव फंक्शन जो है पार्टिकल का इस 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो देखिए कि कल हमने जो इक्वेशन निकाली थी साई, ये थी हमारे पास a sin kx प्लस b cos kx, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो इसके अंदर आपको पता है कि ये b की वैल्यू जो थी ये 0 के बराबर थी। तो साई फिर हमारे पास a sin kx प्लस 0 इंटू कॉस kx आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो साई हमारे पास a sin kx के बराबर बच जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब हमें पता है कि k जो है ये हमारे पास n π/L के बराबर है। ये वैल्यू यहाँ पर रखें, ये कल हमने कैलकुलेट की थी k की वैल्यू। तो a sin n π/L x, ये हमारे पास वेव फंक्शन जो है उसकी फॉर्म आ जाएगी। तो ये जो अबव हमारे पास ये वेव फंक्शन आया है, ठीक है, ये साई n, इसको हम कह सकते हैं a sin n π/L x। ये कंप्लीट नहीं है अभी, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट a जो है, ये कांस्टेंट a जो है ये अभी डिटरमिन्ड होना बाकी है। तो ये इक्वेशन साई n की जो है ये उस वक्त कंप्लीट होगी कि जब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो निकल आए, ठीक है। यानी कि हम a की वैल्यू को निकाल लें। दूसरा यह है कि अगर a की वैल्यू आपने निकालनी है तो फिर आपको यहां पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। क्या यूज करनी पड़ेगी? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है। p = 1। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है ये हमारे पास क्या आएगी? आप देखें कि -∞ से +∞ साई का मॉड स्क्वायर dx = 1, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। और हमें इस बात का भी पता है कि साई 0 है एक्सेप्ट 0 < x < L। इसके अलावा साई जो है वो 0 है, ठीक है। यानी कि जहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो रहा है वहां पर साई 0 है। सिर्फ इनसाइड द बॉक्स जो है हमारे पास साई वो मौजूद है। तो अब आप इस इक्वेशन के अंदर साई की वैल्यू रखें और यहां पर लिमिट पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ इस एरिया के अंदर 0 < x = L के बराबर के अंदर सिर्फ पार्टिकल आ रहा है, सिर्फ बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो बॉक्स की जो लेंथ है वो 0 से L तक है। तो फिर हम कहेंगे कि 0 से L हमारे पास लिमिट आ जाएगी और साई n का मॉड स्क्वायर dx =
1 के बराबर आ जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें तो 0 से L ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर n पाई L x dx इज इक्वल टू 1 के बराबर ये आ जाएगा। और यहां से ए स्क्वेयर 0 से L साइन स्क्वेयर n पाई L x dx इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। अब आपने ये साइन स्क्वेयर n पाई L ओवर x dx जो है इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करके देखते हैं। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। तो यहां से उठाएं 0 से L साइन स्क्वेयर n पाई L x dx, इसकी इंटीग्रेशन करें। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लें 1 माइनस cos 2n पाई x ओवर L 0 से L dx। ठीक है, साइन स्क्वेयर x बराबर होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होता है। इसको मैंने लिख लिया। अब आप देखें कि इसको आप लिखें कि 0 से L 1 बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 cos 2n पाई x ओवर L 0 से L dx, ये हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि cos 2n पाई x ओवर L ये ऑड इंटीग्रल है, तो जो ऑड इंटीग्रल होता है वो 0 के बराबर होता है। ये क्या है, 0 से L cos 2 पाई n x ओवर L dx, ये क्या है, ये ऑड इंटीग्रल है और ऑड इंटीग्रल 0 के बराबर होता है। तो यहां से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 0 से L 1 ओवर 2 को बाहर ले आए dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x 0 से L, तो ये L बाई 2 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये सारा इंटीग्रल ये वाला ये L बाई 2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वेयर हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू L बाई 2 इज इक्वल टू 1 और ए स्क्वेयर उस तरफ लेके जाए तो 2 ओवर L और ए की वैल्यू 2 ओवर L अंडर रूट ये आ जाएगी। तो अब ये जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है हमारे पास पार्टिकल का, ठीक है, आप देखें यहां पर कि जो साई n था वो a साइन 2 n पाई x ओवर साइन n पाई ओवर L x के बराबर था। यही था हमारे पास। तो यहां पर a की वैल्यू 2 ओवर L अंडर रूट आ गई, तो साइन n पाई L x। तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन of a free particle।
तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है वो फ्री पार्टिकल का निकल आया। अब आप देखें कि इसमें भी n को आप 1 2 3 4 5 और इस तरह करके आप वेरी कर सकते हैं। तो n1 के लिए psi1, इसके लिए एनर्जी E1, n2 के लिए psi2, इसके लिए एनर्जी E2, n3 के लिए psi3 और इसके लिए एनर्जी E3। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है psi1, psi2, psi3, ये कारस्पॉन्ड कर रहे हैं डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को of particle, of a free particle which is confined inside the box। ठीक है, n1 के लिए psi1 होगा और ये जितने वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस हैं पार्टिकल के, ये कारस्पॉन्ड कर रहे हैं डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को, यानी कि हर एनर्जी स्टेट के अंदर पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो दूसरे से डिफरेंट। ठीक है, एक जैसा वेव फंक्शन नहीं है, डिस्क्रीट वेव फंक्शंस है, हर एनर्जी स्टेट के कारस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जो है वो डिफरेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है इसको देख लिया है फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स, और इस फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स का हमने वेव फंक्शन भी कैलकुलेट करके देख लिया है और एनर्जी भी। तो अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट करें एनर्जी स्टेट्स ऑफ फ्री पार्टिकल इन वन डिमेंशनल बॉक्स, या कैलकुलेट करें वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन वन डिमेंशनल बॉक्स, या दोनों ही आ जाते हैं कि कैलकुलेट करें एनर्जी और वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन वन डिमेंशनल बॉक्स। तो उसके अंदर ये सारा मैथमेटिक्स और ये सारा प्रोसेस जो है वो आपने करना है, जो ये आपको करवाया है। ठीक है जी, तो उसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है द पोटेंशियल स्टेप। द पोटेंशियल स्टेप, जब कोई पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा हो और ऐसे रीजन में कि जिसका कांस्टेंट पोटेंशियल हो, और वो सडनली एक और रीजन के सामने आ जाए कि जिसका कोई डिफरेंट कांस्टेंट पोटेंशियल हो, तो ये जो दोनों डिफरेंट कांस्टेंट पोटेंशियल्स के रीजन है, इनके दरमियान में जो बाउंड्री होती है, ठीक है, एक रीजन एक कांस्टेंट पोटेंशियल का, दूसरा रीजन दूसरा कांस्टेंट पोटेंशियल का, तो इनके दरमियान में जो बाउंड्री होती है, इन दो डिफरेंट कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन्स के दरमियान में जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल स्टेप। ठीक है, ये जो कॉमन बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल स्टेप। द कॉमन बाउंड्री of two different constant potential regions is known as potential step। तो इसको हम पोटेंशियल स्टेप का नाम देते हैं, जो बाउंड्री दो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन्स के दरमियान में होती है। यानी कि जब एक पार्टिकल मूव करता हुआ एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ चला जाए तो उसके दरमियान जो पोटेंशियल की रुकावट होती है या जो बाउंड्री होती है उसको हम पोटेंशियल स्टेप का नाम देते हैं। अच्छा देखें, अब आपके ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस हैं, यहां पर ये हमारे पास एक बाउंड्री है
जिसका पोटेंशियल V है, और इस जगह पर ये पोटेंशियल हमारे पास V0 है। ठीक है, ये रीजन 1 है, यहाँ पे V0 0 है, और ये रीजन 2 है जहाँ के V0 के बराबर है, V0 0 नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हाइट है पोटेंशियल स्टेप की वो क्या है, वो V0 है। ठीक है जी, द हाइट ऑफ पोटेंशियल स्टेप इज वो V0 है। जो पोटेंशियल स्टेप है इसकी हाइट हमारे पास V0 है एट x इज इक्वल टू 0, x 0 के ऊपर, ये इधर अगर आप इधर कहें x 0 है, एट x इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ और इसकी एनर्जी ग्रेटर देन है V0 के, यानी कि ये पार्टिकल हमने लिया कि इधर से ये एक पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ, इस तरफ आया, और इसकी एनर्जी इस मैक्सिमम हाइट जो पोटेंशियल की है उससे ज्यादा है, E ग्रेटर देन V0 है। ठीक है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और पार्टिकल के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी इस बैरियर को ओवरकम करने की, एंड देयर इज टोटल ट्रांसमिशन। यानी कि ये पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ पर आया, जब ये मूव करता है यहाँ पर, इसने टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में की, और चूंकि इसकी एनर्जी इस पोटेंशियल इस हाइट से ज्यादा थी, लिहाजा ये पूरे का पूरा पार्टिकल जो है वो दूसरी तरफ चला गया, यानी कि वो रीजन 1 से रीजन 2 की तरफ ट्रांसमिट हो गया, पूरा का पूरा जो है वो दूसरी तरफ जो है वो चला गया। ठीक है, दिस इज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ये मैंने बात की है क्लासिकल मैकेनिक्स की। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर E ग्रेटर देन V0 हो तो फिर पूरे का पूरा पार्टिकल जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, वो ओवरकम कर लेता है इस पोटेंशियल बैरियर को। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास यहां पर जो फोर्स है Fx माइनस करली V ओवर करली x है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल स्लो डाउन होगा, लेकिन ये सारा का सारा दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि टोटल ट्रांसमिशन हमें मिल जाएगी, टोटल पार्टिकल जो है वो दूसरी साइड के ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम कहें कि इफ इज लेस देन V0, अगर एनर्जी पोटेंशियल से कम है तो पार्टिकल जो है वो स्टॉप हो जाएगा इस बैरियर से और इसकी मोशन रिवर्स हो जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस के अंदर जो है आपकी जो बीम जा रही होगी इस तरफ, ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, क्लासिकल केस की, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर इस पोटेंशियल बैरियर को देखें तो अगर E ग्रेटर देन V0 हो, एनर्जी पोटेंशियल स्टेप से ज्यादा हो, तो पार्टिकल पूरे का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगी, और अगर E लेस देन V0 हो तो पूरे का पूरा पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स इट्स बिहेवियर इज डिफरेंट। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसका बिहेवियर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा और उस बिहेवियर को हमने स्टडी करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स की तो बात होगी, क्वांटम में देखना है कि क्या होता है। क्या क्वांटम में भी पूरे का पूरा पार्टिकल E ग्रेटर देन V0 के लिए रिफ्लेक्ट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, और E लेस देन V0 के लिए पूरे का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको हमने समझ के देखना है। तो क्वांटम मैकेनिक के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल है, आप देखें कि V ऑफ x हमारे पास 0 है,
ठीक है, फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, ये इस रीजन के अंदर एक्स लेस देन ज़ीरो, ये एक्स लेस देन ज़ीरो का रीजन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास v ऑफ x v नॉट के लिए फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि यहाँ से आगे ये x ग्रेटर देन ज़ीरो के बराबर आ गया। तो अगर पार्टिकल की टोटल एनर्जी ई है और ये मूव करता है रीजन 1 से रीजन 2 में अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं कि एच ऑफ साई हमारे पास ई ऑफ साई के बराबर होता है। तो एच यहाँ पर हमारे पास इसका हैमिल्टोनियन पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ऑफ एक्स आप ले लें। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास P जो है वो माइनस अयोटा एच कट करली ओवर करली एक्स के बराबर है, तो एच हमारे पास माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स के बराबर जो है आ जाएगा। अब यही वैल्यू इस आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखें तो माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी और इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको पहले तो सॉल्व करना है ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए, पहला केस। फर्स्ट केस देखें और क्वांटम मैकेनिकली कर रहे हैं, ई ग्रेटर देन वी नॉट। तो रीजन 1 के अंदर हमारे पास वी एक्स तो 0 के बराबर है। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स ई साई ऑफ एक्स। वी ऑफ एक्स तो वहां पे 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर वाई करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस 2me ओवर एच कट स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। और इसके अंदर मेरे पास जो K1 का स्क्वायर है वो आ जाएगा 2me ओवर एच कट स्क्वायर, या कह सकते हैं कि K1 आ जाएगा 2me का अंडर रूट ओवर एच कट। तो ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा साई 1 ए की पावर अयोटा K1 एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस अयोटा K1 एक्स। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर K1 2me ओवर एच कट के बराबर है जब x लेस देन 0 है, यानी कि रीजन 1 में। यहां पर a और b जो कांस्टेंट हैं और ये कांस्टेंट डिटरमिन होंगे कॉन्टिन्यूटी और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। तो सम पार्टिकल्स
इस केस के अंदर सम पार्टिकल्स आर ट्रांसमिटेड एंड सम पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड। अच्छा, वो कैसे? वो आप देखें कि हमारे पास ये दो पार्ट आ रहे हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास पोटेंशियल स्टेप था x0 के ऊपर v0, तो यहां से इस तरफ ये वेव जो होगी e की पावर एओटा k1x, ये बीम ट्रांसमिट होगी, कुछ पार्टिकल्स ट्रांसमिट होंगे और कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होंगे e की पावर माइनस एओटा k1x, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो गए थे E ग्रेटर देन V0 के लिए, लेकिन यहां पर नहीं सारे ट्रांसमिट हो रहे, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो some particles are reflected and some particles are transmitted through the barrier, और कुछ पार्टिकल जो हैं वो ट्रांसमिट हो गए हैं थ्रू द बैरियर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये साई k1 वाली, इसको अगर हम कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर, हमारे पास 3 इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली। तो इसके अंदर e की पावर आयोटा k1x ये इंसिडेंट है, ठीक है, ये इंसिडेंट पार्टिकल्स है। e की पावर आयोटा k1 इंसिडेंट पार्टिकल्स है, और e की पावर माइनस आयोटा k1x जो है ये रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी। तो ये रीजन 1 के अंदर हमारे पास जो है ये सिचुएशन आ रही है। अब आप आए जो आपका रीजन 2 है, यानी कि इस रीजन के अंदर आ जाए। इस रीजन के अंदर v जो है v0 के बराबर है और x ग्रेटर देन 0 है। इस रीजन में क्या हो रहा है? इन रीजन 2 रीजन के अंदर हमारे पास करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v0 साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा अगर हम इसके अंदर k2 ले लें, आप 2m e माइनस v0 ओवर h कट स्क्वायर को, ये सारा जो है इसको हम k2 ले लें तो करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आप सोल्यूशन निकाल लें तो साई 2 हमारे पास सी ई की पावर माइनस आयोटा k2x प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा k2x, ये आ जाएगा।
ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो अब यहां पर आप देखें कि जो हमारे पास डी है इसको मस्ट बी जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई पार्टिकल जो है वो फ्लो बैक नहीं कर रहा रीजन 1 को। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं रीजन 2 की तरफ ही। कोई पार्टिकल जो है वो रीजन 1 की तरफ जो है वो फ्लो, यानी कि ये पार्टिकल जो है ये वापस रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये तो आगे ही जा रहा है, तो इसके साथ माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा, ये ट्रांसमिट ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा टर्म यहां पर हमारे पास आ रही है। ठीक है, और ये जो है यहां पर ये पॉजिटिव ही होगा। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास इंसिडेंट बीम है जिसका कुछ पोर्शन जो आगे ट्रांसमिट हो गया, तो सिर्फ ट्रांसमिट ही यहां पर हो रहा है। इसलिए हम इसको लिखेंगे कि psi2 CE की पावर आयोटा K2x। तो ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। इस तरफ कोई पार्टिकल नहीं जा रहा, पार्टिकल इसी तरफ जा रहे हैं। कोई पार्टिकल यहां से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा, रीजन 2 से कोई भी पार्टिकल वापस रीजन 1 की तरफ नहीं जा रहा, कोई पार्टिकल जो है वो फ्लो बैक नहीं कर रहा। इसलिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है psi2 दैट इज इक्वल टू e की पावर आयोटा K2x, ये इसके बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और यानी कि आपके पास जो डी वाला पोर्शन है वो डी वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। यानी कि डी की तरफ जो है वो हमारे पास कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, डी की तरफ कोई पार्टिकल नहीं जाएगा, वहाँ से कोई पार्टिकल वापस, यानी कि रीजन 2 से कोई पार्टिकल वापस रीजन 1 की तरफ नहीं आएगा। लिहाजा रीजन 2 के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। इसका मतलब है कि रीजन 2 के अंदर सिर्फ ट्रांसमिशन होगी, रीजन 2 के अंदर सिर्फ ट्रांसमिशन होगी, रीजन 1 के अंदर कुछ ट्रांसमिशन होगी और कुछ रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फिर हम अब जो है ना यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है फिर हम इसका निकालेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और E लेस देन V0 के लिए भी उसको स्टडी करेंगे। और फिर इसमें एक और फेनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर टनलिंग, उसको भी स्टडी करके देखेंगे। तो आज तक यहाँ तक इसको रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।